हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट निकल के आई जो अभी इस समय इंडिया में चल रही है, डेमोक्रेसी। और वहीं से फ्रांस से इस लेफ्ट विंग और राइट विंग का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या है इसके पीछे का रहस्य, किस टाइप से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये सब निकल के आया, आज हम लोग पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है 1600 टाइम पीरियड में। उस समय हर अलग अलग यूरोपियन कंट्री में वॉर छिड़ी हुई थी, और इसलिए छिड़ी थी क्योंकि जो उस टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपनी ट्रेड एंड टेरिटरी को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो जो यूरोप में 30 ईयर वॉर चल रही थी, और जो इंडिया में मुगल मराठा वॉर, अफ्रीका में कॉन्गो वॉर, ये सब वॉर चल रही थी। उसी समय में फ्रांस में हायरार्कीज बहुत देखने को मिली, ऊंच नीच, कास्ट, जेंडर, कलर, ये घोड़ा क्यों, ये काला क्यों है, इस टाइप की जो बातें उधर से निकल के आ रही थी। अब जो उस समय की जो पिरामिड था उसमें सबसे पहले लोग, उसमें जैसे कि अब वर्ना सिस्टम देखते हैं इंडिया का, उसी टाइप का फ्रांस का एक वर्ना, मतलब उसी टाइप का एक फ्रांस का सिस्टम था। उसमें सबसे पहले जो टॉप पर बैठे हुए थे वो थे नोबिलिटीज, यानी किंग वगैरह आप कह सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर थे वो थे क्लर्गी या पुजारी संत आप कह सकते हैं, और लास्ट में थे पीसेंट्स, बेचारी आम जनता। अब ये हो रहा था, मैं जो पीसेंट्स को अभी पीसेंट्स करके ही बुलाऊंगा क्योंकि इस समय जो किसानों की मात्रा बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब जो राजा थे, किंग थे, वो अपने आप को बताते थे कि हमें भगवान ने चुना हुआ है आपके ऊपर रूल करने को, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। और दूसरी टाइम जो क्लर्गी हुआ करते थे वो अपने आप को बताते थे कि हमें ठेकेदार के रूप में भगवान ने भेजा है लेखा जोखा देखने के लिए इस टाइम। और जो पीसेंट्स थी, बेचारी आम जनता, वो कुछ कर ही नहीं पाती थी, उनकी बात सुननी पड़ती थी। अब तो क्या हुआ इसके पीछे, और आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टाइम को अपन एक नाम से बोलते हैं, द एज ऑफ एनलाइटमेंट। इस एज ऑफ एनलाइटमेंट में सोचने की शक्ति, उस समय जो लोगों की सोचने की शक्ति थी बहुत बड़ी, कि आप देखते हैं ना, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो उधर पे बहुत हाई अमाउंट में रहते थे। अब जो कि द एज ऑफ एनलाइटमेंट के जरिए लोगों ने सोचना शुरू किया कि ऐसे कैसे जो लोग हम लोगों को रूल कर सकते हैं, हम लोग को भी कोई इच्छाएं हैं करने की, हम लोग उनको बता ही नहीं पाते, ये लोग ऐसे इस टाइप का रूल कर रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता था। तो अब जो पीसेंट्स थे और जो क्लर्गी थे, क्लर्गी पीसेंट्स से टैक्स लेते थे हाई अमाउंट में, और वो फिर नोबिलिटी के पास जाता था, और जो नोबिलिटीज थे वो अपना हाथ लगा लेते थे टैक्स में। आपने कहा सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ डालना, तो वैसे ही काम किया नोबिलिटीज ने, वो भी अपना हाथ मतलब टैक्स लेने लगे उनसे। अब जब ये सब एक जगह पे घट रहा था तो उस समय फ्रांस और ब्रिटेन बहुत आपस में उनकी दोस्ती नहीं होती थी, मतलब बहुत आमने सामने, वो हमेशा वॉर उनके सामने ज्यादातर वॉर हुआ करती थी। एक ऐसी वॉर हुई 1776 से 1763, द 7 डेज वॉर भी कहा जाता है इसको। तो इससे जो फ्रांस था वो बहुत बैंकरप्ट में चला गया, मतलब कर्ज में डूब गया, और हर जगह भुखमरी टाइप की आ गई पूरे उसमें। और जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उस समय इतना सही काम नहीं कर पा रही थी। अब डेट आई 1774, उसमें नए किंग बने द लुइस 16, ये फ्रांस के किंग बने। और उस समय एक मतलब कि ग्रीन पुलिस हुआ करती थी। अब ग्रीन पुलिस क्या है, ये काम करती थी कि एक जगह पर बहुत बड़ा गोडाउन टाइप का बनवा लिया। अब उसमें ग्रेन रहा करते थे, और जिस भी जगह पर ग्रेन की कमी हुआ करती थी, आटे वगैरह की, वो उसको उधर पे पूरी पूर्ति कर देते थे दे के। तो इन लोगों ने एक ग्रेन पुलिस भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई। अब ये धीरे धीरे हो रहा था, और 1775 में रोड्स, इसको अपन द फ्लावर वॉर भी कहते हैं। जी हाँ, अब जी जब फ्लोर वॉर क्यों आई उसके पीछे का एक रीजन है, क्या है। अब जो 1776 में द ट्रू फाइनेंशियल मिनिस्टर बने तुर्को, अब उन्होंने मतलब एक लॉ पास कर दिया। उन्होंने ये देखा कि लोग तो बहुत मतलब भुखमरी आ गई, हर जगह लोग पीछे पड़े हुए हैं, खाने के और पानी, कपड़े वगैरह हर चीज की जरूरत थी उस समय।
तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है इधर फ्रांस में, तो उन्होंने एक नया लॉ एक्ट पास कर दिया। उसमें ये था कि जो पीसेंट्स थे वो अपनी खेत किसानी कर सकते थे और जो अपने हाई अमाउंट रेट में बेच सकते थे किसी भी लोगों को। अब जब उन्होंने ये एक्ट पास किया तो कुछ टाइम बाद उसमें मतलब ज्यादा रेट होने लगा, तो और कर्ज में डूब गया फ्रांस, क्योंकि और अब जब रेट ज्यादा होगा तो लोगों को खरीदने की कमी पड़ेगी। तो इस टाइप से जो और जी बैंकरप्ट में था तो और कर्ज में डूब गया फ्रांस। और ऐसे ही जो नोबिलिटी और क्लर्की ने सोचा कि कुछ भी बता रहा है ऐसे तो उसको, और लास्ट में 1760 में उनको फाइनेंशियल मिनिस्टर से हटा दिया गया। देखिए, जो टूरो थे उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो बस चाहते थे कि लोगों की बात सुनी जाए, उनके हिसाब से गवर्नमेंट चलनी चाहिए। तो इस सोच से लेकिन जो नोबिलिटीज थे और क्लर्की थे वो लोग मतलब नहीं माने और उन्होंने उनको हटा दिया। अब कुछ टाइम बाद ऐसा ऐसा चलते चलते फ्रांस में द एंग्लो फ्रांस वॉर हुई, वो हुई 1778 से 1783 तक। अब जब ये वॉर हुई तो इसमें फ्रांस और कर्ज में डूब गया, क्योंकि जो ब्रिटेन से वॉर हो रही थी ब्रिटेन ने उसको फिर से हरा दिया। अब ये हो रहा था और जो थर्ड पार्टी के पीपल्स थे वो बहुत परेशान होने लगे। अब इतना परेशान होने लगे, इन्हें बहुत से रिवॉल्यूशंस हुए, स्ट्राइक्स हुई, बहुत बहुत खून बहा, बहुत मारकाट वगैरह हर चीज हुई। और कुछ टाइम बाद जो लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाई जाए। देखिए, उस समय में 3 टाइप के वोटिंग वो हुआ करते थे। एक में हुआ करता था मतलब जो नोबिलिटीज, दूसरे में क्लर्की और थर्ड में पीसेंट्स। अब जो पीसेंट्स थे वो 98% को दर्शाते थे और जो क्लर्की और नोबिलिटीज थे वो 2% को बताते थे। अब मतलब कि जो ये वोटिंग सिस्टम उस समय का ये था, तो इससे जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वो लोग अपना खुद का वोट चाहते थे कि हमारी कोई बात सुने। अब जब ये हुआ तो उन्होंने एक हॉल में जाकर अपनी खुद की एक गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी बिना पूछे गवर्नमेंट से। ये सोचकर फिर बाद में जो लुईस 16 थे उन्होंने एक द नेशनल असेंबली का ऑर्गेनाइज किया, जिससे जो लेफ्ट विंग और राइट विंग वहीं से निकल के आया है। अब देखिए, जो लेफ्ट विंग में अपने जो थर्ड पार्टी के पीपल्स बैठा करते थे और राइट विंग में नोबिलिटीज और क्लर्की लोग बैठा करते थे। अब जो लेफ्ट विंग का मोटो क्या था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। लोगों में लिबर्टी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी होनी चाहिए। और जो राइट विंग की विचारधारा थी वो थी ट्रेडिशनलिज्म एंड कॉन्क्लूजम, यानी कि रिलीजन। सीधी सी बात, ये लोग बाइबल में जो लिखा है उसको मानते थे, ये मोनार्की सिस्टम को प्रमोट करते थे। अब जब ये इनके ऊपर मतभेद मतलब इनकी विचारधारा थी इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी, और इनकी थी ट्रेडिशनलिज्म एंड कंडिज्म। अब कुछ इस टाइम से चलते चलते और अभी आप देखते होंगे फ्रांस का ये नेशनल मोटो भी कहा जाता है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल आप देखते हैं, वो उसके फ्रंट पेज में जे भी अपन ने फ्रांस का मोटो लिया है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी। अब जब ये सब हो रहा था उस समय 14 जुलाई को एक वॉर हुई फिर से, और इस समय जो फ्रांस के लुईस 16 राजा थे वो मतलब उसमें हो रही थी लड़ाई, और फिर से फ्रांस हार गया और बैंकरप्ट में हो गया। अब लोगों ने ये सोचा है ऐसा तो चलता रहेगा, हमें कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो उन्होंने फिर से और रिवॉल्यूशन होने लगा, बहुत फिर से मारकाट हुई। और अगली बार अब 5 अक्टूबर 1789 में एक मोर्चा निकाला गया वुमेन्स का। अब क्यों निकाला गया, क्योंकि उस समय फ्रांस में वुमेन के पास कुछ राइट्स नहीं थे कि वो मतलब घर में सिर्फ काम करने के लिए है, कुछ नहीं। तो अब ये जब हो रहा था तो वो कम से कम 1000 जो वुमेन्स थी वो लोग मार्च करके पहुंची लुईस 16 के पैलेस में, और जो उनकी पत्नी और लुईस 16 थे वो देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और वो अंदर घुसे और उन्होंने कहा ये जो गलत हो रहा है हमें अपना राइट्स दिलवाइए, नहीं तो हम लोग इधर ही पर बैठे रहेंगे। अब जब ये उनको मजबूरन लुईस 16 उनकी पत्नी को ये बात माननी पड़ी और उनको आजादी देनी पड़ी। अब ऐसा टाइप का चल रहा था, और बाद में जो
गवर्नमेंट और लोगों ने अपनी खुद की मतलब गवर्नमेंट बनी और द लुईस 16 और आखिरकार 1792 में लुईस 16 एंड उनकी पत्नी को थोड़े दिन के लिए जेल में डाल दिया और डालने के बाद कुछ टाइम तक वो जेल में रहे और बाद में उनको जो एक टाइप का स्टैंड टाइप का रहता है उसमें इनका सिर फंसता और उससे उसको काट दिया जाता तो आखिरकार उनको ये सजा सुनाई गई। तो ऐसी हुई हैप्पी एंडिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो इस टाइप का था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जब ये घटना उस समय हो रही थी, जो उनके अगल बगल की कंट्रीज थी, अब उनको डर लगने लगा। क्या डर? कि अब जब फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई, अब तो यह बात हमारी कंट्री में छिड़ेगी और हमारे यहाँ भी ऐसा रिवॉल्यूशन हो सकता है। उन्होंने ये बात दूर रखी और ये उनका कि उस समय मोनार्की सिस्टम चलता था हर कंट्री में, ज्यादातर कंट्री में। तो ऐसे फ्रांस बना द डेमोक्रेसी कंट्री। और आगे मैं आपको फिर द नेपोलियन द अलेक्जेंडर आए इस सब के इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है फ्रांस के, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए